नमस्कारम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थाईनेस स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पे भी होंगे सब बढ़िया होंगे। और बताओ आपका क्या हालचाल? अरे सब बढ़िया। अपन एक टॉपिक चालू करने वाले जिसका नाम है भारत में ब्रिटिश शासन के चरण। मतलब ये जो टॉपिक है लाइक जैसे RS हो गया, UPSC हो गया, इनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि उसमें जो रिटर्न एग्जाम लगता है उसमें क्वेश्चन पूछता है। मतलब जितने भी रिटर्न एग्जाम है इंडिया के, तो उसमें ये काम करता है। जैसे बीच में टॉपिक हट रहा था कि यार इसको कराऊं नहीं कराऊं। जैसे मैंने अभी ये जो एक्ट करवाए थे, जितने भी जो एक्ट आए थे वो सारे एक्ट करवाए थे, वो देखा उसमें मेरा ये था मेंटलिटी कि हाँ भाई करवाए नहीं करवाए। अब उसको कंप्लीट करा तो ये टॉपिक अटक रहा है कि हाँ भाई इसको भी करवा देते हैं। तो इससे मतलब एक तरीके क्या है, लिंक है सारा, इसको करवाना जरूरी होता है। मतलब कई कई नहीं करवाते होंगे, अपन करवाएंगे, अपन सारा करवाएंगे। तो अपना टॉपिक है भारत में ब्रिटिश शासन का चरण। इसमें अपन देखते हैं कि तब अपन इसको स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने पर 3 चरण निकल के आते हैं। मतलब 3 चरण निकल के आएंगे। एक तो जो 1757 जो अपना बैटल ऑफ प्लासी था, उसके बाद से मतलब देखो 3 चरण निकल के आएंगे। 1757 से बाद बताता हूं मैं क्या बताने वाला था। 1757 से एक चलेगा 1813 तक, एक 1813 से 1860 और एक 1860 से ये 1947 1947 तक। मतलब ये जो चरण है, आप सोच रहे क्या क्या बीमारियां बोलते जा रहे हैं भैया आगे। हाँ मतलब भैया ये क्या बीमारियां बोल रहे हैं आप। इसका मतलब ये है कि जो EIC थी, EIC क्या जानते हो आप? EIC अपन देखते हैं कि भाई 1600 में बनी थी, 1600 जो 1757 तक का इसका जो टाइम पीरियड था EIC का, वो क्या थी उस टाइम पे वो ट्रेडिंग कंपनी थी। अपन बोल सकते इसका मेन काम क्या था कि भाई साहब व्यापार करना। इसके पास में छूट थी अभी बनी 1616 में। इसके पास था कि हाँ भाई तुम जाओगे पूरी देशों के साथ तुम व्यापार करोगे। एकाधिकार और था, अपन ने एकाधिकार और देखा इसका। हाँ भाई एकाधिकार था। 1813 में इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया, पूर्ण रूप से नहीं करा था, केवल चाय और चीन को छोड़कर। क्योंकि मैंने 1813 के एक्ट में 3 चीजें लिखवाई थी। क्या? शिक्षा पर 1 लाख रुपए का अनुदान, और चाय और चीन को छोड़कर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। और तीसरी क्या बात थी कि जो ये अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए सॉरी धर्म के प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों की नियुक्ति करना था। तो ये चीज देखी थी अपन ने। अब अपन देखते हैं टॉपिक में क्या चलता है। भारत में ब्रिटिश शासन का चरण, मतलब कि किस प्रकार से जो EIC है एक ट्रेडिंग कंपनी है। अपन देख रहे हैं ट्रेडिंग कंपनी कब से कब तक थी? 1757 तक। 1757 या 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बाद में क्या होता है कि बंगाल में इसने अपने कदम जमा लिए थे। फिर 1761 में होता है बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद में पूरा बंगाल इसके कंट्रोल में आ चुका था। एक कठपुतली मात्र शासक को वहां बिठा देगा और इनका जो नियंत्रण होगा वो राजस्व पे आ जाएगा। कि जहां से जो रेवेन्यू निकल के आ रहा था, रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, वो रेवेन्यू पूरा, क्योंकि कठपुतली मात्र शासक है तो रेवेन्यू पे नजर रहेगी, रेवेन्यू पूरा ट्रांसफर होता है EIC के पास में। मतलब जो अपन पहले देखेंगे बेसिक सी चीज की, हाँ भाई EIC है वो पहले भारत आ रही है 1600 से लेकर 1757 के बीच में, कि अपने भारत को किस प्रकार से प्रॉफिट हो रहा है, भारत को क्या क्या चीजें नहीं मिल रही है, वो चीज देखते हैं। अब जैसे और उसके बाद में जब ये चरण होंगे, इसमें 3 चरण आते हैं। वणिकवाद, एक आएगा पूंजीवाद, और एक है ना तो खुली पूंजीवाद के नाम से आएगा, जिसमें तीनों बताऊंगा चरण के नाम से अच्छी तरह। तो इसमें अपन देखते हैं कि इसमें जो 3 चरण आएंगे, तीनों में क्या होगा, भारत का शोषण होना चालू हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। क्योंकि जैसे 1600 1757 के बीच में अपन बात करते हैं कि उस समय क्योंकि जो बाहर की जो मुद्रा है वो भारत आ रही थी, भारत वालों को लाभ हो रहा था। लेकिन जो 3 चरण चालू होंगे धीरे स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप है, तो तीनों स्टेप में ना जो भारत का जो पैसा है वो होगा बाहर जाएगा। और मैंने SSC CHSL का भी एनालिसिस कराया था, तो उसमें एक क्वेश्चन निकल के आया था कि अभी 2024 की एक शिफ्ट में आया था CHSL की में, कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था। अभी वो चीज इसमें आएगा, वो आपको बताऊंगा किस प्रकार धन भारत का जो धन है, पैसा है, वो राजस्व के थ्रू किस प्रकार बाहर जा रहा है। बाहर मतलब ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन में जाएगा अक्सर, साफ सी बात है। लेकिन जो दूसरा और तीसरा चरण हुआ था उसमें क्या हो गया था, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी। अब वो भारत से जो माल खरीद रहे थे, अब वो माल बनाया हुआ माल खरीद रहे, बना बनाया माल खरीद रहे थे, लेकिन वो चेंज हो जाएगा पहले दूसरे चरण में, पहले दूसरे तीसरे चरण में क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा कच्चे माल में। अब वो भारत से कच्चा माल खरीदने लग जाएंगे। भारत से क्या करेंगे, कच्चा माल खरीद के ब्रिटेन में ले जाएंगे, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, वहां पे मशीनें आ चुकी है, वहां के जो कल कारखाने हैं जिसको फैक्ट्रियां बोलते हैं, वहां पे क्या होगा कि मशीनें हैं। क्योंकि जो अपन ब्रिटेन को बोलते हैं ना, ब्रिटेन की जो भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो वहां पे है ना लोहा ज्यादा निकलता है। तो वो साफ सी बात थी कि
वहां पे क्या होनी थी, औद्योगिक क्रांति होनी थी। सबसे पहले विश्व में औद्योगिक क्रांति कहां हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। तो ये एक पॉइंट क्लियर। अब वहां पे क्या, अब सेकंड पॉइंट पे मशीनों पे बात करते हैं। अब लोहा है तो लोहे से मशीनें बनाएंगे। मशीनों में उस समय क्या है कि ब्रिटेन में अलग अलग आविष्कार हो चुके थे। रेल, भाप का इंजन बन चुका था, वहां से क्या अलग अलग मशीनें बन चुकी थी। मशीनें बन चुकी तब वहां से क्या हो गया, रेल के डिब्बे, पटरिया, ये क्या है, बड़ी पड़ी है। अब कच्चा माल भारत से जा रहा है ब्रिटेन में, वहां की मशीनों की पूर्ति हो रही है। अब वो जो माल है, अब उसको क्या करना पड़ेगा, निवेश तो करना पड़ेगा, भर के तो रख रखा है, अब उस स्टॉक को तो खाली करेगा। जैसे मान ली ये स्टॉक है, स्टॉक भरा हुआ है, इस स्टॉक को तुम भरते रहोगे, खाली भी करोगे। अब ये जो खाली करेंगे ना, उनको चाहिए होगा एक विस्तृत बाजार, एक बाजार की आवश्यकता होगी। बाजार वो उनके नजरिए से देखे, अपन ब्रिटेन वालों के नजरिए से, तो भारत को वो क्या है, एक बाजार के रूप में देख रहे हैं। हाँ भाई, भारत एक बाजार है जिसमें अपन माल ले जाके बेचेंगे। अब जो तीसरा चरण की बात करेंगे, उसमें अपन देखेंगे कि भारत में रेल का विकास हो चुका था, पटरियां बिछ चुकी थी। अब देखते हैं, कोई बोल रहा होगा यार भैया यार रेल का तो अच्छा काम हुआ, कोई बोल रहा होगा यार भैया यार रेल का तो अच्छा काम हुआ क्योंकि ट्रेन हो गई थी, आने जाने में आसानी थी। हाँ, वो तेरा पॉइंट सही है, उसके हिसाब से अपन देखते तो उसका ये पॉइंट सही है। लेकिन इन्होंने इनके हिसाब से देखना है, अपने को देखना है अंग्रेजों के हिसाब से। अंग्रेजों ने क्यों लगाया था, क्योंकि देखो कई ऐसे प्लेस थे जहां से कच्चा माल निकल रहा है, कच्चा माल आ रहा है, कच्चा माल आएगा तो क्या करेंगे। जैसे मान लो कोई सेंटर है, जैसे यूपी है, यूपी में कच्चा माल है, और वहां से निकालना है, वहां से क्या करेंगे कि ये ना जो पटरिया है वहां से ट्रेन के माध्यम से ना इसको लेके आएंगे पोर्ट पे, यानी बंदरगाह पे। बंदरगाह से अपने जहाजों लोड करके चलने दो ब्रिटेन या अन्य देशों में चलने दो, माल सप्लाई करनी है अपने को। तो ये चीजें थी। अपन देखते हैं, आइए फटाफट मैं थोड़ा सा आपको बेसिक सा बताता हूं कि एक आता है भारत में अंग्रेज। ये टॉपिक ऐसा समझने वाला है, फुल समझने वाला है। भारत में अंग्रेज देखते हैं अपन। एक कंपनी निकल के आती है जिसका नाम है ईआईसी, आप लोग भी जानते हो। एक कंपनी निकल के आई जिसका नाम है ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक क्या है, प्योर ट्रेडिंग कंपनी है। ये क्या है, प्योर ट्रेडिंग कंपनी। कब से कब तक गई थी, 1600 से 1757 तक। ये एक क्या थी, प्योर ट्रेडिंग कंपनी थी। इसकी पॉलिसी बताता हूं आपको। आप सोचोगे, अब दिमाग में क्लियर होगा कि भाई ईआईसी क्या है। मतलब देखो कि पहले ट्रेडिंग कंपनी है, बाद में क्या कर रही है, राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी दे रही है। अब देखो, ये है ब्रिटेन, ये छोड़ो, ये है ईआईसी, ये है ईआईसी। ईआईसी कहा कि ब्रिटेन की है, और ये अपना भारत। अब ईआईसी ब्रिटेन में, अब ईआईसी को क्या है, अधिकार है, व्यापारिक एक अधिकार प्राप्त होगा कि ये पूरी देश के साथ व्यापार करेगी, और कोई भी अदर कंपनी, ब्रिटेन कंपनी इधर व्यापार नहीं कर सकती। ये था एक अधिकार। अब ये ईआईसी भारत आएगी, तो ईआईसी क्या है कि किसी के साथ व्यापार करती ना, तो भारत को बोलते सोने की चिड़िया। उस समय भारत सोने की चिड़िया थी, मतलब बोलते हैं हाँ थी। आपको बताता हूँ, ईआईसी कोई भी ना मतलब व्यापार करने निकलती किसी देश के साथ, तो मतलब बड़ी मात्रा में क्या लेती थी, ये बहुमूल्य धातु है, जैसे सोना, चांदी, जवाहरात। तो ये यहां से लिखेगी बहुमूल्य धातु है। एक सेकेंड, बहुमूल्य धातु में जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये बहुमूल्य धातु में आ गया। ये बहुमूल्य धातु यहां से लेके। अब भारत में क्या था, भारत क्यों फेमस था। भारत, आप जैसे कभी भी आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप सुनते होंगे कि भारत मसालों के लिए फेमस था। मसाले फेमस थे भारत के। एक तो हस्तशिल्प हो गया, हस्तशिल्प में जैसे अपने मोटे सूती वस्त्र थे, हाथ से बने हुए, वो थे मोटे ऊनी वस्त्र। भारत में क्या था, भारत क्यों फेमस था, भारत था एक तो हस्तशिल्प के द्वारा, हैंडीक्राफ्ट। एक तो क्या हो गया, हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट, और एक थे मसाले। इसके लिए भारत था फेमस। अब ये क्या होगा कि ईआईसी आएगी, भारत में क्या करेगी, पैसा लगाएगी। भारत में क्या करेगी, पैसा लगाएगी। तो ये जो माल है ना, ये माल खरीदेगी। ये क्या है, तैयार माल है। ये क्या है, तैयार माल है। तैयार माल लेगी, यहां से आई, लोड करी, और ये ब्रिटेन ले गई। ब्रिटेन ले जाएगी या फिर अन्य किसी देश में जाके व्यापार करेगी। यहां से उठाया तैयार माल, यहां जाके बेच दिया। अब बेच दिया तो यहाँ पे क्या होगा, नो प्रॉफिट। अब भारत वालों को यहां से इस चरण में, ये चरण है जी, लेकिन अपन मान रहे
इसमें क्या भारत को लाभ होता है। भारत को लाभ क्या होगा, जैसे यहां पे लिखता हूं भारत को लाभ क्या होगा भारत को, भारत वालों को क्या लाभ हुआ। और 3 चरणों में लाभ नहीं होगा, शोषण होगा। किस प्रकार शोषण होगा मैं आपको बताऊंगा। भारत में लाभ कैसे होगा कि दो बहुमूल्य का तो सोना चांदी आ रही है, यानी कि विदेशी मुद्रा भारत आ रही है। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आता है, विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा का भारत में आना, विदेशी मुद्रा क्या आ रही है, भारत में आ रही है। एक पॉइंट क्लियर। सेकंड क्या चीज हो रही है, अब ये जो अपना माल है विदेशों में जा रहा है। जैसे एनसीईआरटी में ना एक नॉर्मल सा चैप्टर है, उसमें बताया कि ये अपने जो भारत का जो माल था ना, जैसे मलमल, बंगाल का मलमल था, बहुत फेमस था। कपड़ा आता है ना तो बहुत पतला सा, जिसको बंगाल में मलमल की साड़ी आती है। तो साड़ी इतनी आती है कि उसको अपन पूरा फोल्ड करें तो माचिस की डब्बी के अंदर आ जाए, ऐसी आती थी। तो जो अपना जो माल था, तैयार माल है सारा, बाहर जा रहा है। अब अमेरिका में कोई थे जिन्होंने बताया था कि नाम निकल गया उनका, मेरा नाम निकल गया दिमाग से। वो बताते थे कि अमेरिका में हर चीज भारत की हो चुकी थी। मतलब सोने से लेकर, मतलब सोना, मतलब जो बेड होता है, मलमल का जो बेड था, मतलब गद्दे, वो सोफा, साड़ी, मतलब मैक्सिमम चीजें भारत की हुई थी। वो बोल रहे थे भैया इस चीजों से हटे। अब उस समय वहां पे औद्योगिक क्रांति होने वाली थी, क्योंकि नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा था, भाप के इंजन का आविष्कार, अलग अलग चीजें आई थी वहां पे। तो ये पॉइंट यहां से एक क्लियर। अब ये आ रहा है कि ये माल भारत से विदेश में जा रहा है, यानी कि भारत का जो बाजार है उसको विदेश में पहचान, बोल सकते हैं कि भारतीय माल की विदेशों में पहचान। ये मतलब एक जो एरा था इनका 1600 से लेकर 1757 तक का, उसके बारे में मैंने बात की है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अब अपन बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट की। दिख रहा नहीं है थोड़ा सा, चलो यार सही है, इतना कटेगा। लेकिन माफ कर लू जो पता रहे मेरे को। अब अपन बात करेंगे कि भारत में इनके जो चरण हुए थे ना, चरणों की बात करने वाले हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के 3 चरण हुए थे। चरणों की बात करना, मैं डस्टर रख दिया, डस्टर नहीं मिल रहा। अब अपन बात कर रहे हैं ये चरणों की। 3 चरण निकल के आए थे। कोई देख रहा है, फोटो वोटो खींचने, फटाफट ले लो। टॉपिक बढ़िया है, समझने का टॉपिक ऐसा आता है ना, मजा आता है। अब आता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के 3 चरण। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। ये जो पॉइंट है ना, टॉपिक ही यूपीएससी वालों का है। यूपीएससी हो गया, आरएसआईएस वालों का इनका है। मतलब जिनमें रिटर्न एग्जाम में हिस्ट्री आती है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में ये टॉपिक्स आते हैं, तो उनके लिए प्रॉफिटेबल है। एसएससी वालों के लिए, डिफेंस वालों के लिए क्या क्वेश्चन बने, मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आ जाएंगे। भारत में ब्रिटिश शासन के 3 चरण यहां पे निकल के आते हैं। 3 चरण, 3 इंपोर्टेंट चरण है। पहला आता है वणिकवाद, दूसरा आता है मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद, और तीसरा आता है वित्तीय पूंजीवाद। कौन कौन से? पहला निकल के आता है वणिकवाद, टाइम पीरियड बाद में लिखते हैं। दूसरा आता है मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद, और तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है? तीसरा पॉइंट निकल के आता है, देखो वणिकवाद हो गया, मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद हो गया, और तीसरा निकलता है वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद। अब इनका टाइम पीरियड लिखा है। टेन्योर क्या रहा था? जो वणिकवाद था उसका टाइम पीरियड रहा था 1757 से 1813, और जो दूसरा था, दूसरा को मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद। मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद का टेन्योर था 1813 से 1860 तक, और जो थर्ड वाला था उसका था 1860 से लेकर 1947 तक। ये अब क्योंकि उसके बाद अपन आजाद हुए थे, काम खत्म। तो ये 3 इंपोर्टेंट चरण निकल के आते हैं। अब अपन बात करेंगे वणिकवाद। वणिकवाद में क्या क्या हुआ था?
किस प्रकार जो ईआईसी थी वो भारत की राजनीति में प्रवेश कर चुकी थी। प्रवेश करेगी तभी इतना काम चालू होगा। फटाफट नोट करो, 3 तक 5 तक काउंट है। चलो 1 2 3 4 5। चलो अब अपन बात करने वाले वणिकवाद पे। अब क्या होगा कि भारतीयों का जो राजस्व है ना वो बाहर जाने लग जाएगा। विदेश की जो मुद्रा आ रही थी, भारत में क्या मुद्रा आ रही थी ना ब्रिटेन से, ईआईसी की जो मुद्रा आ रही थी, विदेशी मुद्रा बोल रहे हैं इसको अपन, वो आना बंद हो जाएगी। क्योंकि क्या हुआ कि वो राजस्व से काम चला लेंगे। बेटे चतुर है वो, अंग्रेज चतुर होते थे। अब अपन बात कर रहे हैं वणिकवाद। जिसका टाइम पीरियड है टेन्योर 1757 से 1813 तक। अब इसमें क्या है, समझने वाले पॉइंट आएंगे, डायग्राम बनेंगे। जैसे ये है ब्रिटेन, क्योंकि मेरे को इतना एरिया चाहिए लिखने के लिए, कुछ जो पॉइंट्स निकल के आएंगे वो लिखने भी है अपने को, तो मैं यहां बनाता हूं। ये है ब्रिटेन, ये कौन है भैया, ये है ब्रिटेन। अब आएगा अपना भारत। ये अपना है भारत। अब अपन क्या देख रहे हैं, सुनो एक सेकेंड। अब अपन देखते हैं टाइम पीरियड क्या है। ये देखो 1757। अब अपन ने देखा कि 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी। रुको थोड़ा, उससे पहले भी एक चीज पे आओ। उससे पहले अपन आते हैं एक चीज से। अब ब्रिटेन से निकल चुकी है ईआईसी, ब्रिटेन से निकल चुकी है कौन, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन से निकल चुकी है ईआईसी कि भैया हम जाएंगे व्यापार करेंगे भारत में ही। लेकिन यहां क्या होता है खेल, 1757 1813। अब ये बंगाल में अभी इस टाइम, ये क्या है बंगाल, ये क्या है, ये है बंगाल। अभी यही से निकल चुकी है व्यापार करने के लिए। अब वो उसको पता है 1600 से भारत में है, वो 1600 से भारत में है, 1617 तक तो ये खेल हो गया। अब यही से भी क्या है बंगाल में प्रेजेंट टाइम पे। इसको यहां लाता हूं, ये अभी क्या है बंगाल में बैठी है। अब ईआईसी खुद आएगी तो खुद की एक सेना, प्राइवेट सेना को लेके आएगी। अब यहाँ पे क्या ईआईसी की सेना भी है, ईआईसी की, समझना एक बार मैं जो बोल रहा हूँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ईआईसी की क्या है, सेना भी है। 1757 में एक युद्ध होता है बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध होता है। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ तो वो बंगाल में जो उसकी स्थिति थी ना ईआईसी की, वो थोड़ी मजबूत हो गई। मतलब कि राजनीतिक जो भारत में जो राजनीति थी उसमें उसने एंटर कर चुका था, क्योंकि हराया था इसने। और 1761 में बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध में पूर्ण रूप से बंगाली के हाथों में था। अब बंगाल में कौन बैठी है, ईआईसी। अब ईआईसी ने क्या है, कठपुतली मात्र शासक था उसको बिठा दिया था कहां पे, बंगाल में। अब बंगाल से क्या है, बंगाल आप जानते हो कि मैंने पढ़ाया था, पढ़ाने के बाद में मैंने बताया था कि वहां पे जो बंगाल था, बंगाल क्या है कि फर्टाइल एरिया है, बंगाल क्या है फर्टाइल एरिया। तो यहां से क्या होगा कि एक राजस्व चालू हो जाएगा, मतलब रेवेन्यू आ रहा है, राजस्व आ रहा है। बंगाल का जो था उसके पास में जो बंगाल का हेड था ना, उस जो ईआईसी बना के बिठाई थी, एंड मीर जाफर था, हाँ ऐसे ही था, कठपुतली मात्र शासक था, मीर जाफर था शायद, नाम निकल गया। तो क्या होगा, बंगाल राजस्व तो आएगा, तो राजस्व की नजर किस पर रहेगी, ईआईसी पर, क्योंकि कठपुतली मात्र शासक है, खुद की सरकार है। अब जो सेना थी तो वो बंगाल की सेना हो जाएगी, बात खत्म। अब यहाँ जो राजस्व आएगा, उसी समय क्या होता है कि मैंने आपको अभी भू राजस्व व्यवस्था पढ़ाई थी, तो मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी 3 बंदोबस्त पढ़े थे अपन ने। तो स्थायी बंदोबस्त था कॉर्नवालिस ने चालू किया था। कब चालू हुआ था, ये था 1793 में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त चालू होता है। तो बंगाल में चालू हो चुका था स्थायी बंदोबस्त, चालू हो चुका था। करने वाला कौन था, मैं बारों लिखता हूं, कॉर्नवालिस इसको करने वाला था। कब किया, 1793 में।
एक इस टाइप बंदोबस्त से राजस्व आ रहा है। अब ये क्या करेगा, पहले जो बता रहा था ना ईआईसी कंपनी, इससे पहले अपन ने बात की थी 1600 से लेकर 1757 तक। उसमें क्या हो रहा था कि जो ईआईसी थी खुद का पैसा लाके भारत वालों को इन्वेस्ट करी थी, जो भारत से तैयार माल था वो ले खरीदेगी और वो ले जाके बाहर बेचेगी। लेकिन अब क्या करेगी, खुद का पैसा नहीं निकालेगी। अब ये हरामी है, क्या हरामी है, ये खुद का पैसा नहीं निकालेगी ईआईसी, पैसा लेगी राजस्व वाला। अब यहां से क्या आएगा, राजस्व आएगा। अब ये राजस्व वाले पैसे से क्या करेगा, भारत से जो तैयार माल है वो खरीदेगी। राजस्व से क्या होगा, भारत से तैयार माल, राजस्व से क्या करेगी, भारत से तैयार माल है वो खरीदेगी। अब वो खरीद ली, अब वो खरीद के ले जाएगी ब्रिटेन। चलो ब्रिटेन ले गई, ब्रिटेन ले जाके बेच देगी। आया कुछ समझ में? अब देखते मेरे तो कवर हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खतरनाक कवर हो रहा है तो यार, इतना ही आ रहा है। चलो आया स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस ने ये मिनिमम आनी चाहिए सबको बातें। स्थायी बंदोबस्त की थी, स्थायी बंदोबस्त के थ्रू क्या होगा, राजस्व आएगा। बंगाल से, बंगाली बात चल रहा है, राजस्व आएगा तो क्या होगा कि वो जो राजस्व था वहां से, उस राजस्व से क्या है कि तैयार माल है। भारत में जो तैयार माल था, तैयार माल में लाइक हस्तशिल्प हो गया, मसाले हो गए, हस्तशिल्प हो गया प्लस मसाले, ये तैयार माल में थे। मैक्सिमम जो मोटा मोटी बात ध्यान रखनी है, तैयार माल क्या था, हस्तशिल्प और मसाले। हस्तशिल्प बोला था हैंडीक्राफ्ट हो गया, मसाले अपन देख ही लिए, मसाले क्या होते हैं जानते ही सारे, जो घर में यूज होते हैं वो सारा था। ये हो गया, ये भारत तैयार माल। अब मतलब आपने एक चीज नोटिस करी कि जो विदेशी जो मुद्रा थी, आप देख रहे हैं, हाँ यार समझ में आ रहा है, यानी कि जो विदेशी मुद्रा थी वो आना बंद हो गई भारत में। एक पॉइंट क्लियर कि विदेशी मुद्रा आना बंद हो गई। क्यों, राजस्व से काम चला लिया इन्होंने, राजस्व से ही काम चला लिया। तो एक पॉइंट ये आपका यहां क्लियर होना चाहिए। अब विदेशी मुद्रा आना बंद हो गई, एक पॉइंट यहां से क्लियर कर दिया अपन ने। अब चीज अपन देखते हैं सेकंड क्या चीज बनती है। हाँ, अब जो ईआईसी की जो सेना थी वो बंगाल की सेना हो गई, यानी कि बंगाल की सेना। और ये बात कब की है, बात है 1757 से 1813 के बीच में। मैंने एक आर्टिकल, आपको एक एक्ट पढ़ाया था 1757 का एक्ट। 1773 के एक्ट में क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर था, फर्स्ट मेन बात यही थी कि बंगाल का गवर्नर चेंज होता है बंगाल के गवर्नर जनरल में। अब यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल, ईआईसी, अब ये जो बंगाल की सेना और जो ईआईसी के जो एम्प्लॉय थे उनकी वेतन भत्ते, अब वो सारा काम राजस्व से होने लग गया था। मतलब मुद्रा यूज ही नहीं कर रहे खुद की। जैसे आपके पास अब जेब में है 10 रुपए, जैसे मैं आपको बता, आप 10 रुपए, अब 10 रुपए में आपको ऊपर की कमाई आती है 10 रुपए और 20 रुपए हो गए। जेब के अंदर 10 का नोट है, ऊपर की कमाई है 10 रुपए और आपके पास में खर्चा बनता है आपका 8 रुपए। 8 रुपए का ऊपर का खर्चा बनता है, मतलब खर्चा बनता है। अगर कितने, अभी 10 रुपए बटवे के अंदर है, बटवे वाला छेड़ ही नहीं रहे और दूर से 10 रुपए है, तो आपका खर्चा 8 रुपए बन रहा है। तो दूर से 10 में आप 8, वही तो 10 रुपए निकाल के दोगे, यानी 2 रुपए बच गए ना। ऐसा ही काम ये कर रहे थे। क्लियर हुआ पॉइंट? तो यानी कि इसके कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। पॉइंट्स क्या निकल के आएंगे, पॉइंट्स पे चर्चा कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि क्या होगा कि विदेशी मुद्रा आना बंद हो गई। पहली बात तो ये, विदेशी मुद्रा आना बंद हो गई, विदेशी मुद्रा आना बंद। ये लो जी, पहला पॉइंट क्लियर पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, अब ये जो स्थायी बंदोबस्त चलेगा, किसानों पर लगता था, अपन ने देखा था स्थायी बंदोबस्त था कि ईआईसी कंपनी एक जने को मना रही थी। हाँ भाई, एक जना कौन था, जागीरदार जमींदार था, जमींदार को बोलेगी भैया तू लेके तुम्हारे इलाकों से पैसा लेके आओ और फिर ना उसका जो 10/11 भाग है तो वो तो ऐसा करना हमें दे देना और 1/11 भाग तुम रख लेना। वो किसानों के थ्रू हो रहा था। मतलब कि जो किसान थे, किसानों पर क्या करता है, किसानों पर स्थायी बंदोबस्त के थ्रू शोषण चालू होना है। शोषण, एक काम ये हो गया, ये विदेशी मुद्रा आना बंद हो गई, किसानों पर स्थायी बंदोबस्त के थ्रू शोषण होने लग गया था। अब तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, ईआईसी की सेना,
ईआईसी की सेना हो गई, गवर्नर जनरल जीजी, और ईआईसी के जो कर्मचारी थे, कर्मचारियों का वेतन राजस्व से दिया जाता था। तो ये पहला एक पॉइंट क्लियर होता है वणिकवाद। वणिकवाद में मोटा माटी चीजें, ये सारी चीजें मोटा माटी है, पूरा चीज क्लियर हो गया आपके वणिकवाद में कि भैया विदेशी मुद्रा आना बंद हो गई। क्यों हुई? क्योंकि जो बंगाल पर है ना, किसका, ईआईसी का अधिकार हो चुका था। लेकिन हाँ, एक पॉइंट है कि जो ईआईसी थी ना, अभी बंगाल पे ही है, इसने और भारत की राजनीति को इंटरप्ट नहीं किया, मतलब कि बीच में घुसने की ट्राई नहीं करी, सिर्फ बंगाल तक अभी सीमित है ईआईसी। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपन उस पे, किस पे, नेक्स्ट चरण पे। एक फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपन बात करने वाले इसके नेक्स्ट चरण पे, जिसका नाम है मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद। इसमें 4-5 नए पॉइंट्स निकल के आएंगे। पहले स्टार्ट 4-5 नए पॉइंट निकल गए। इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में होती है औद्योगिक क्रांति। अभी आपको बताते हैं, अभी तो हुआ है शुरुआत लेक्चर का। फटाफट 10 तक काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए खत्म ये एंड वणिकवाद का। और सुनाओ, मजा आ रहा है क्या आज के लेक्चर में? कमेंट कर दो यार, कमेंट नहीं आ रहा आपके। 2 लेक्चर हो गए, 2 लेक्चर में कमेंट ही नहीं आए। दूसरा पॉइंट आता है मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद। दूसरा आता है मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद, जो कि कब से कब था? 1813 से, हाँ, बोलो 1860। वेल डन। ये नाम होने चाहिए ना, मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद। क्या मुक्त व्यापार चल रहा है, समझ में आए? अभी बताएंगे। ये देख रहे हो यार, ये क्या है, बीमारी लिखते जा रहे हैं। मुक्त व्यापार ये क्या है, पूंजीवाद क्या है? धीरे धीरे रुकिए, आराम से चलेंगे, आराम से बताएंगे। अब आ जाओ, पपड़ मनाते हैं ब्रिटेन और भारत। इतना जगह मेरे को ज्यादा हो गया, ज्यादा पास में, मेरे को इतना ही चाहिए। ये तो हो गया ब्रिटेन। अब बनाएंगे अपना भारत। ये ज्यादा हो गया है, इसको यहां से ये, चलो कोई ना, इसको हल्का सा ऐसे कर देते हैं। चलो ये हो गया ब्रिटेन, ये हो गया भारत। अब क्या होगा? पहली पॉइंट निकल के आता है, इस समय क्या होता है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो जाती है। लेकिन आपको मैं क्या बता रहा हूं, हाँ, पहले चीज निकल के आती है कि ब्रिटेन में क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गई। पॉइंट वाइज पॉइंट चलेंगे, सारा कंसेप्ट दूर करेंगे। इस समय क्या है, ब्रिटेन में पहला पॉइंट निकल के आता है कि औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। ब्रिटेन ऐसा देश था कि, या ऐसे बोल सकते हैं कि अपन, कि दुनिया में पहला देश जिसमें औद्योगिक क्रांति हुई थी। सबसे पहले ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है। फर्स्ट कौन था? ब्रिटेन, जिसमें औद्योगिक क्रांति होती है। अब क्या होगा कि ब्रिटेन से एक ईआईसी कंपनी थी, नाम सुना होगा, नाम सुना गया तो याद हो गया ईआईसी का, सब पता लग गया ईआईसी क्या क्या बीमारी थी। तो यहां थी ईआईसी। लेकिन यहां से क्या होता है कि ईआईसी जो कंपनी थी, तारीख देख रहे हो क्या, 1813, कुछ याद है? 1813 का एक्ट, कि जो ईआईसी थी उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, सिर्फ 2 चीजों को छोड़कर, चाय और चीन के व्यापार खत्म। ईआईसी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। लो भाई, एक काम हो गया, खत्म। अभी आपको लेके आ रहा हूं मुक्त व्यापार को, बता रहा हूं किस प्रकार मुक्त व्यापार शब्द क्यों निकल के आ रहा है, क्यों ऐड कर रहे हैं अपन यहाँ पे।
दूसरा क्या पॉइंट निकल के आता है कि यहाँ पे अब क्या होगा कि ईआईसी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, तो और क्या होगा कि जो ब्रिटेन की अदर कंपनीज थी वो अब भारत आ सकती है, वो मुनाफा कमाना है। ये चीज थी यहाँ पे कि मुक्त व्यापार क्या था कि अन्य कंपनियां ब्रिटेन से आकर व्यापार कर सकती थी, अन्य कंपनी ब्रिटेन से भारत या अन्य देश व्यापार कर सकती थी, व्यापार कर सकती थी। ये पॉइंट आपको, दूसरा पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि मुक्त व्यापार क्यों निकल के आया। क्लियर हुआ? क्योंकि ईआईसी का एकाधिकार समाप्त वहां की कंपनियां उछलेगी भैया, उछल तो पहले रही थी कि भैया हमें जाना, वो प्रेशर बना रही थी। अब ईआईसी कंट्रोल पहले करता आ रहा था, ब्रिटेन का किंग था जो। अब ये चीज यहां से होगा कि अन्य कंपनियां अब ब्रिटेन से निकलेगी, व्यापार करेगी, वो भी मुनाफा कमाएगी, ये चीज हो गई। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। ब्रिटेन में क्या मशीनें लग चुकी है, क्योंकि ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति हुई, यहाँ पे लोहा था भरपूर मात्रा में, जमीन में लोहा निकल गया, वहां पे आविष्कार हुए। सबसे ज्यादा होता है रेल का आविष्कार, भाप के इंजन का आविष्कार, क्रॉम्पटन, ये खूब सारे आविष्कार उस समय निकल के आए थे। ये एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, औद्योगिक क्रांति वाला, ये एक चीज क्लियर। अपन अब बात करते हैं भारत में। अब ये दो, अब भारत में बंगाल में तो ईआईसी बैठी है, बंगाल में कहां पे ईआईसी बैठी है, तो बंगाल से क्या होगा, राजस्व आएगा। राजस्व आएगा तो किस तरह आएगा, भू राजस्व से। अब अलग अलग जगह इस टाइम पे क्या होता है, ईआईसी अलग अलग जगह इंटरप्ट करती है, वहां पे सरकार बनाती है, वहां पे जीतती है, युद्ध जीतती है। तो एक तरह से बात करते हैं बंगाल के पूरे में, एक तरह से राजस्व आएगा। राजस्व आएगा तो क्या, भू राजस्व के थ्रू आएगा। भू राजस्व तीन व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, तीनों से थ्रू जो राजस्व आएगा। अब वो क्या करेंगे, जो भारत का तैयार माल था वो नहीं खरीदेंगे, भारत से खरीदेंगे कच्चा माल। अब की बात, क्योंकि मशीनें काय की भूखी है, कच्चे माल की भूखी है। तैयार माल का क्या मतलब है, तैयार तो मशीनें कर देगी, तैयार तो मशीनें कर देगी। अब यहां से क्या उठाएंगे, कच्चा माल उठाएंगे, यहां से ये उठाएंगे कच्चा माल। अब ये भी हरामी थे। अब जहां से कच्चा माल निकल रहा है, कच्चा माल कहां से निकलता था, मैक्सिमम जो खेत होते थे वहां से कच्चा माल निकलेगा। अब ये जो कच्चा माल उठा लिए, अब उसको दर निश्चित करने में फिक्स रेट कर दी थी। जैसे मान लो आपके पास आया अंग्रेज, भैया कहिए मैं ये रॉ मटेरियल चाहिए इसका, अब तू आपने बताया कि भैया 10 रुपए का इसका रॉ मटेरियल का प्राइस है, लेकिन वो तेरे फिक्स हो गया 5 रुपए। अब तू क्या करेगा, अब तुम लोग क्या करोगे, अब तुम मजबूर हो देने के लिए, वो कोई फिर वैसे करवाएगा काम। 5 रुपए फिक्स कर दी, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, आप लोग मजबूर हो उसमें देने के लिए, तो वो चीज हो गई थी। कच्चा माल को क्या करेंगे, ये ले जाएंगे ब्रिटेन, कच्चा माल गया ब्रिटेन, चलो 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 चलो, ये गया ब्रिटेन। अब कच्चा माल क्या होगा, ब्रिटेन में जाएगा, उद्योग है, उद्योग यानी कि मशीनें है, यानी कल कारखाने। यहां से वर्ड निकल के आएगा कल कारखाने, कल कारखाने यानी जिसको अपन बोलते हैं फैक्ट्री। अब यहां पे जाएगा ये तैयार माल, ये कच्चा माल गया यहां पे। अब फैक्ट्री में क्या है, फैक्ट्री में माल जाएगा, कच्चा माल रॉ मटेरियल जाएगा, तो तैयार माल में चेंज होगा। यहां से बना माल, अब इनके पास में क्या है कि जो माल था वो बढ़ गया था, मतलब जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल बढ़ता है, उसके बाद स्टॉक बढ़ता गया। अब स्टॉक खाली तो करना है ना, स्टॉक खाली करना है। अब क्या है, ब्रिटेन है ना, ऐसे भारत को जैसे उपनिवेश बना रखा था, वैसे ही अन्य देशों को भी उपनिवेश बना रखा था। तो इसको माल बेचना है। अब माल बेचने के लिए इसको चाहिए विस्तृत बाजार या एकीकृत बाजार, इसको मैं नाम दूंगा एक बात में से, छोड़ो चलो खत्म करो यहां से कहानी। अपने वो चीज स्टॉक पूरा भरा हुआ है, वहां से माल वो बेचना है। माल बेचने के लिए बाजार तो उपलब्ध होना चाहिए ना, हाँ भाई बाजार में तो बेचेंगे, तो उसको बोला गया एकीकृत बाजार। तो ये भारत को देख रहे हैं एक बाजार के रूप में भारत को देख रहे हैं एक बाजार के रूप में, जिसको एकीकृत बाजार बोला। इसको बोला क्या, इसको बोला एकीकृत बाजार। अब ये भारत आएंगे, बाजार है, अब यहां आके बेचेंगे माल। अब भारत में माल बेच रहे हैं, भारत से मुनाफा कमा रहे हैं सॉरी, यानी कि पैसा तो इनका आ रहा ही नहीं है, राजस्व से पूरा काम चल रहा है। एक पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है कि भू राजस्व के थ्रू
या राजस्व के थ्रू भारत का पैसा बाहर जा रहा है, यानी धन निष्कासन हो रहा है। धन निष्कासन को समझाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। हो गए ये यहां से क्लियर। अब ये कच्चा माल फोकस कर रहे हैं कि भैया कच्चा माल उठाना है और इसको ले जाके ब्रिटेन में तैयार माल करके वापिस लाके बेच देंगे, यानी कि बाजार तो प्रोवाइड करवाइए ना, एकीकृत बाजार। अब भारतीय क्या करेंगे? यार सस्ता है, इन्हीं का माल खरीदेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आता है कि जो भारत का जो हस्तशिल्प था वो क्या है कि खत्म होने कगार पे आ चुके थे, खत्म होने की कगार पे आ चुके थे। यानी कि इन पे ऐसा कर दिया था कि इनकी कोई भी वस्तु अगर कोई बाहर अदर देश में ले जाके बेचता है तो वहां पे इनका मतलब बहुत ज्यादा टैक्स लगा देता था। कोई जैसा अंग्रेज आएगा भी ना, वो इन चीजों को खरीदता ही नहीं था। उनको पता है कि भाई मैं ले जाके मेरे देश में लेके बेचूंगा ना, तो इस पर क्या है कि पाबंदी है, वैसे ये टैक्स बहुत ज्यादा है, मैं बचेगा ही नहीं, प्रॉफिट क्या कमाऊंगा। ऐसी बातें हो चुकी थी जिससे हस्तशिल्प तो पूरा खत्म हो चुका था। अब तीसरे चरण में आएगा खतरनाक, हस्तशिल्प होगा खतरनाक तीसरे चरण में। तो थोड़ा मैं देखूं, मैं पॉइंट्स लिखाता हूं इसके। पहला पॉइंट क्या निकल के आता है कि भारत का जो भू राजस्व था, भारत का जो राजस्व था लगातार बाहर जा रहा था, यानी धन का निष्कासन। भारत से लगातार धन का निष्कासन हो रहा था, राजस्व बाहर जा रहा था। तो भारत से लगातार जो राजस्व था वो बाहर जा रहा था। अब क्या करें यार, इतना ऐसा कर दिया इन्होंने, तो क्या करेगा नॉर्मल इंसान भी? जिसका कच्चा माल है वो क्या करेगा? दरें भी फिक्स कर गए। यही तो था भारत का शोषण, यहां से तो हो रहा है शोषण, यही तो हो रहा है। अब ये हम हरामी है क्या, इनको क्या बोले बता? सीधा आएगा यहां से तैयार माल, कच्चा माल भारत का लगा दिया, कम दरों पे ले गए, उसी को तैयार माल करके भारत में बाजारों में बेच रहे। देख ले दिमाग, ऐसा बोलते हैं भाई साहब अंग्रेज, इनको तब बोलते हैं अंग्रेज। भारत से लगातार राजस्व बाहर जा रहा था, जिसको धन निष्कासन, धन निष्कासन ये चीज क्लियर होगी। धन निष्कासन दादा भाई नौरोजी ने दिया था भारत का सर्वप्रथम, क्यों? उन्होंने बताया था कि भारत से किस प्रकार धन भारत बाहर जा रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया ना, वैसे उन्होंने बताया था। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा आता है कि जो भू राजस्व, इससे किसानों को शोषण हो रहा था। भू राजस्व से किसानों का शोषण, ये दो पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है कि कृषि, अब ये कि कच्चा माल होगा, एक सिंधु जो कच्चा माल होगा ना, वो क्या होगा कि मैक्सिमम खेतों से निकलता था, यानी कि कृषि पर भार बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं विऔद्योगिकरण होगा। इस समय क्या होगा? विऔद्योगिकरण चालू होगा, क्योंकि कृषि पर भार बढ़ रहा है, कच्चा माल यहां से ही जा रहा था। पहले तो तैयार माल था, इसमें क्या कच्चा माल पे फोकस किया गया, तो यानी कि कृषि पर भार बढ़ा, कृषि पर भार बढ़ा, जिसको अपन बोलते हैं विऔद्योगिकरण। तो ये एक पॉइंट आपका यहां से क्लियर होना चाहिए। पहले दूसरा चरण कंप्लीट कर लिया, अब आपका दिमाग में सेट होगा सिनेरियो क्या बन रहा है कि भाई ये आया, मतलब कुल मिला के बात है ये डिपेंड है राजस्व पे, खुद का पैसा नहीं लगा रहे थे। राजस्व से क्या करेंगे? कच्चा माल खरीदेंगे, खुद की एम्प्लॉय की तनख्वाह, गवर्नर जनरल हो गया और ईआईसी सेना हो गई, वो सारा इसी से काम कर रहे थे। तैयार माल, अब ब्रिटेन में तैयार माल हो रहा है, माल तैयार हो रहा है क्योंकि मशीनें, औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। अब मैक्सिमम जो माल तैयार हो रहा था वो होता रेल। अब अपन देखते हैं कि 1853 में भारत में भी क्या रेल विकास हो चुका था, रेलों का पटरियां डल चुकी थी। अब यहाँ पे क्या है? माल क्या है? तैयार माल क्या है? अब अपन बात करते हैं, मैं देखता हूँ कि फ्रेम में नीचे जगह कवर हो रही है नहीं हो रही। हाँ, अब मैं यहां से बात कर रहा हूं कि तैयार माल क्या है। तैयार माल में क्या क्या आ रहा है? रेल के डिब्बे, क्योंकि लोहा है, भारी औद्योगिक क्रांति हुई तो लोहा खूब आया। अब माल तैयार कर लिए तो माल तैयार क्या करेंगे? रेल के डिब्बे कर लेंगे, पटरियां कर ली। तैयार माल क्या क्या हो गया? रेल के डिब्बे, पटरियां। अब ये जो माल था इसको इन्वेस्ट तो करना था ना, कहां इन्वेस्ट करेंगे?
इस माल को कहाँ लाएंगे, भारत में लाएंगे, भारत में एक जाल बनाएंगे, हाँ भाई ये इसका यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, पहले ये मेन पॉइंट वहां रखेंगे जहां से कच्चा माल निकल रहा है। जब भारत मान लो यहां से कच्चा माल निकला तो यहां से एक रेल डाली, यहां तक पटरियां डाली, यहां से यहां तक लगा दी, यहां से यहां डाल दी। अब ये सारे कर देंगे, कनेक्शन करेंगे सीधा बंदरगाह से, हाँ भाई कच्चा माल आया, यहां से लोड किया, लोड के ले जा करके यहाँ पे बंदरगाह पे सीधा, और यहां से अपने जहाज ले जाके ब्रिटेन में पहुंचा दिए। तो ये था इसका दूसरा पॉइंट जिसको बोलते हैं मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन बात करने वाले थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसका नाम है वित्तीय पूंजीवाद, जो कि 1807 से 1947 तक रहा था। फटाफट देखो, पानी पी लूं, क्या लगातार बोलते ना तो गला सूख जाता है। फाइव सेकेंड तक फटाफट नोट कर लो उसको। चलो अब अपन बात करते हैं थर्ड चरण की, तीसरे चरण की। अब अपन बात करने वाले हैं तीसरे चरण की। नाम तो डालू ना, वित्तीय पूंजीवाद। जो कि 1860 से 1947 तक। बड़े मजे आ रहे हैं ना टॉपिक में। टॉपिक है समझने वाला कि भैया फुल समझो। आज कुछ लिखना मतलब, हाँ भाई यूपीएससी वाले है, कोई आरएस वाला वीडियो देख रहा है तो उनको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उनका क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। उनको क्या है कि क्वेश्चन करने पड़ते हैं, लिखना पड़ता है ना रिटर्न वाली एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन पूछता है कैसे कैसे, किसको क्या, कैसे क्या किया, कैसे आप क्या समझते हैं वित्तीय पूंजीवाद से, आप क्या समझते हैं। तो अगर वो इस तरह बना के आएगा, वो उसको पूरे डिटेल में लिख के आएगा, वो उसके लिए और बेहतर रहेगा। तो अपन बात करते हैं वित्तीय पूंजीवाद। आइए भैया डिटेल बनाते हैं, वही ब्लू से बनाएंगे। देख लो किस प्रकार शोषण हो रहा है। ये तो हो गया ब्रिटेन। ये अपना भारत। ब्रिटेन में आप देख चुके हो कि इससे पहले वाले चरण में आप देख चुके हो कि क्या, कि औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। अब ब्रिटेन में क्या माल तैयार है, ब्रिटेन में क्या माल तैयार है, अब वो भारत में लाके इन्वेस्ट करेगा। अब तो अपन यहां से इसका स्टार्टिंग कहां से करें। अपन इसकी स्टार्टिंग करते हैं कि 1860 पहले आता है कि 1860 पहले सन पे बात करते हैं कि 1857 में क्रांति होती है, उसके बाद में ईआईसी का अंत होता है। सही है। अब यानी कि जो भारत का जो भी पूरा कंट्रोल होगा वो ईआईसी का हाथ में होगा। भारत का जो शासन होगा ना वो ईआईसी के हाथ में ना होकर के अब चला जाएगा ब्रिटेन के हाथ में, ये महारानी के हाथ में। क्यों? क्योंकि ईआईसी का शासन अंत, ईआईसी का जो शासन था वो था अंत हो चुका था, क्योंकि 1857 में क्रांति होती है। वापिस ये नहीं चाहते थे कि भैया ऐसी कोई क्रांति हो, ईआईसी को खत्म, पहले ही खत्म करने के मूड आया, क्योंकि कंट्रोल चलना चालू कर दिया 1773 से। तो पहला पॉइंट निकल के आता है ये कि ईआईसी का शासन का क्या हो गया, अंत हो चुका है। अब जो कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल कर रही है महारानी। अब क्या हो रहा है कि ब्रिटेन में अतिरिक्त पूंजी आ रही है। क्यों? क्योंकि भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका कुछ पूंजी लाएगा, पूंजी लाएगा तो ब्रिटेन के पास में जो उद्योगपति है तो उसके पास में क्या होगा, पूंजी आएगी, यानी कि अतिरिक्त पूंजी। अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त पूंजी की जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो आपके पास में 10 रुपए, जैसे अपन बात करते हैं ना कि आपकी मान लो इनकम है 1000 रुपए, 1000 करते हैं, कब से बात चालू करते हैं। आपकी मान लो इनकम है 1000 रुपए, 1000 रुपए आपकी इनकम है, और मान लो आप
कुछ उसको इन्वेस्ट करके आपकी इनकम हो जाती है 2000 रुपए, यानी कि अब आप थोड़ा सोचने की क्षमता बढ़ेगी ना, हाँ भाई 2000 रुपए को कहाँ इन्वेस्ट करूं मैं। पहले तो 1000 रुपए, तो यार 1000 रुपए ये लेकिन 2000 रुपए को आप सोचोगे आने के बाद कहाँ इन्वेस्ट करूं, यानी कि पैसा आने के बाद में दिमाग चला ना आपका। सेम यहाँ पे था, इनके पास में क्या अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त पूंजी उपाय ये करेंगे भैया इन्वेस्ट करते हैं इसको कि किस प्रकार इसको और मुनाफे में बदला जा सके। तो अतिरिक्त पूंजी लिखकर आ गई। अब तीसरा पॉइंट अपन बात करते हैं कि भैया जो ब्रिटेन का इस्पात उद्योग था वो बढ़ रहा था। जो इस्पात उद्योग था वो बढ़ चुका था। उद्योग है ना, इस्पात उद्योग बढ़ चुका था। जैसे अपन ने देखा ना, ट्रेन के डिब्बे हो गए, पटरियां हो गई, अब वो इनका जो फैक्ट्री में क्या माल भरा पड़ा है, अब उसको क्या है लोड करना चाहते हैं। मैंने लोड क्या है, माल को लोड करा हुआ है लेकिन इसको कहां पे बाजार में उतारना चाहते हैं। अब इसमें यहाँ पे ये लिखे आएंगे भारत में रेल, भारत में रेल करेंगे, रेल लाएंगे, रेल नहीं करेंगे सॉरी, भारत में रेल लाएंगे, यानी कि एक रेल का जाल तैयार करेंगे। जिसमें मान लो ये जाल हो गया, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये इसका यहाँ से, ये पूरा एक जाल में कन्वर्ट कर देंगे। पटरियां लगा देंगे, पटरियां लगा देंगे तो उस पर रेल भी चलाएंगे, डिब्बे भी आएंगे, रेल के डिब्बे भी आएंगे। तो ये सारा काम कर चुके थे। तो ये एक पॉइंट और कर समझ में आया होगा कि इस्पात उद्योग इस प्रकार बढ़ेगा तो भैया यहाँ पे ट्रांसफर उनको करना पड़ेगा, अतिरिक्त पूंजी इसी के रूप में जारी है। अब इस प्रकार इसमें क्या होता है कि जब 1757 की क्रांति हुई तो अंग्रेज थे, अंग्रेज के जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो आते हैं भैया ब्रिटिश महारानी के पास है, महारानी एक चीज बताओ, अगर दोबारा ये क्रांति हो गई, ऐसी कोई दोबारा क्रांति हो गई तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे, जो रेल के रूप में, रेल की पटरियां हो गई, डिब्बे हो गए, जो प्राइवेटाइजेशन था पूरा प्राइवेट कंपनी इसको संभाल दी थी। फिर बाद में ना गवर्नमेंट और प्राइवेट ने एक साथ काम किया था। पहले इनका प्राइवेटाइजेशन था, प्राइवेट कंपनियां कर रही थी, वो आके बोलते हैं भैया क्रांति हो गई, अब हम क्या करेंगे, पैसा डूब गया हमारा, पैसा जैसे दोबारा क्रांति हुई तो सब पैसा डूब जाएगा, सही बात है ना। तो फिर वो ब्रिटेन का शासक बोलता है कि ऐसा करता है कि तुमने जो पूंजी है तुम्हारी उसका 5 गुना, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने बोल चुका था कि जो ब्रिटिश शासक है, शासन ने बोल चुका था, ब्रिटिश शासन ने ये बोल चुका था, ऐसा बोला गया था कि जो भी तुम्हारी जो निवेश की तुमने जो पूंजी है उसका तुम्हें 5 गुना रिटर्न मिलेगा। अब भैया भागेगा नहीं, जो व्यापारी होगा ना ब्रिटेन का वो भागेगा नहीं, वो क्या करेगा पूरा इन्वेस्टमेंट कर देगा आगे। हाँ भाई हम इन्वेस्ट करके चले जाएंगे, दिक्कत ही नहीं है, 5 गुना मिल रहा है, कौन नहीं छोड़ेगा भाई, ये सब इन्वेस्ट कर जाएंगे। तो एक चीज ये, हाँ भाई उद्योगपति बल्ले बल्ले, क्योंकि भैया उनको तो करना था इन्वेस्ट, क्योंकि उनके जो कल कारखाने हैं, उनकी जो फैक्ट्री है वहां पे माल लोड पड़ा है, उनको खाली करना जरूरी है माल का, वो कच्चे माल है कि फिर क्या करेंगे। अलग अलग ऐसे ही ब्रिटेन भारत में कर रहा था, अलग अलग देशों के साथ भी कर रहा था। अपन भारत का पढ़ो तो भारत का पढ़ना जरूरी है, भारत का देख रहे तो भारत का देखना जरूरी है। ओके, तो ये एक पॉइंट और क्लियर, मतलब भारत में शासन देख लिया, अतिरिक्त पूंजी देख ली, इस्पात उद्योग देख लिया।